हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज की इस धमाकेदार वीडियो में। क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके हर एक एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहता है। वह है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020। इसको नई शिक्षा नीति भी बोल दिया जाता है क्योंकि सबसे रिसेंट ये हमारी एजुकेशनल पॉलिसी है, इसलिए इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति नाम दिया जाता है। इसमें आज हम लगभग 25 सवालों की ऐसे प्रैक्टिस करेंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके जो उपयोग हैं, एनसीएफ, इससे संबंधित प्रश्न होंगे जो एग्जाम के लिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। और आपके जो बाल विकास है और या ईवीएस है, इन सब्जेक्टों में ये दोनों में ही ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति स्तंभों पर आधारित है। एनईपी 2020 में कितने स्तंभ हैं? हाउ मेनी पिलर्स डज एनईपी 2020 हैव? कितने आधारभूत स्तंभ हैं? इसका सही उत्तर है वह है हमारा 5 स्तंभ हैं। अब हम चर्चा करते हैं इन आधारभूत स्तंभों की। तो इसकी यदि हम बात करें, एक पिक्चर इसके लिए हम देख लेते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो एक बैनर है गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया। तो नई शिक्षा नीति के 5 आधार स्तंभों के तक बात की गई है। पहला है इसमें सब तक पहुंच है, दूसरा है भागीदारी, तीसरा है गुणवत्ता युक्त शिक्षा, चौथा है सस्ती शिक्षा और पांचवा है जवाबदेही। सब तक पहुंच का ये मतलब है कि सभी तक इनकी पहुंच होनी चाहिए। वहीं आपको पता होगा कि जो हमारा अ, इसमें हम देख लेते हैं, पहला है हमारा क्या है, सब तक पहुंच है। और सब तक पहुंच का ये मतलब है कि पहले आरटी में जो है हमारा बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन हमें देना है। लेकिन जो एनईपी ने पूरा स्पष्ट ये कर दिया है कि अब 3 से 18 साल तक के बच्चे जो हैं इसके तहत लाभान्वित होंगे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के। और 3 वर्ष का ये मतलब है कि अब जो है आपको पता होगा कि अब बच्चे जो है क्लास 1 से एडमिशन नहीं लेते हैं, अब बच्चे बाल वाटिका से या केजी 1 से एडमिशन लेते हैं। तो ये जो है बाल वाटिका 1 से लेकर के 18 का मतलब क्लास 12th तक जो है बच्चों की फ्री और क्वालिटी एजुकेशन कराई जाएगी। ये पहला स्तंभ है। इसको मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बताना चाहता हूँ कि एक एक स्तंभों पर भी इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं, पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में, यूपी टेट में भी। और जो है यूपी टेट में तो नहीं स्पेशली में, क्योंकि यूपी टेट तो अभी हुई नहीं है। उसके बाद ये केवी में पूछा गया, सॉरी भूल गया था, केवी में। और ये जो है आपके डी डी ट्रिपल एस बी में भी इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। हमारे मध्य प्रदेश में भी जरूर पूछे जाएंगे इससे। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर है कि इसकी जो है वहनीयता आपको होना चाहिए। वहनीयता मतलब सरकार इसका पूरा वहन करेगी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की, यानी 3 से 18 वर्ष तक। तीसरा है आपका कि समता होनी चाहिए, कि सभी पर जो है समान रूप से किसी भी को भी आप मना नहीं कर सकते हैं। पिक्चर में देख सकते हैं, सब तक पहुंचे, भागीदारी है, गुणवत्ता शिक्षा है, सस्ती एजुकेशन होनी चाहिए और दूसरा जवाबदेही। जवाबदेही का ये मतलब है कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्पेशली टीचर्स की भी जिम्मेदारी है कि बच्चे जो हैं उस योग्यता को हासिल कर लें कक्षा 5 तक, हमारे प्राइमरी तक, यदि हम प्राइमरी टीचर हैं। और 12वीं का मतलब है स्कूल एजुकेशन निर्धारित करेगा कि बच्चा जो है उन योग्यताओं को हासिल कर ले। नहीं, बच्चा, आपने पढ़ा होगा प्रश्न कि जब बच्चा फेल होता है तो उसको बच्चे का फेल होना नहीं माना जाता है, पूरी शिक्षा व्यवस्था का फेल होना माना जाता है। तो यही बात की गई है कि बच्चा जब फेल होगा तो ये भी पूरी अकाउंटेबिलिटी उस टीचर्स की रहेगी, विद्यालय की रहेगी। तो आई होप आप जो है समझ गए होंगे। इसको फिर से एक बार, एक मैं केवल आपको पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको जस्ट इसका वो बता देता हूँ ओवरव्यू कि आपके जो पांचों नाम क्या क्या हैं, जिससे आपको आसानी से पता चल सके। पहला है पहुंच होनी चाहिए, दूसरा है समता रहनी चाहिए, तीसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, चौथा है वहनीयता, अफोर्डेबिलिटी की बात की गई है, वहनीयता की बात की गई है, और पांचवें नंबर में है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। ये होनी चाहिए। 5 आधार स्तंभ है एनईपी 2020 के। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नई शैक्षिक नीति एनईपी 2020 के अनुसार कक्षाएं समावेशी होनी चाहिए, मतलब क्लासरूम इंक्लूसिव होना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन को हमें प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल। हम जो समेटिव असेसमेंट अभी चल रहा है हमारी शिक्षा व्यवस्था में, उससे हट करके हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ बढ़ना है। अधिगम को पूर्व ज्ञान से जोड़ना जाना चाहिए। आप इस तरह के क्वेश्चन से वाकिफ होंगे बहुत। इस तरह में हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। एनईपी 2020 के अनुसार ये जो है सारा जो है होना चाहिए हमारी कक्षाओं में। आगे देखते हैं,
मूल्यांकन के संदर्भ में जो है एनईपी 2020 जो है छात्रों के किस प्रकार के रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किए गए हैं। आपको पता होगा कि अब जो केवल मार्कशीट रहती थी, जिसमें केवल उनके पूरे साल में जो है विषय से संबंधित जो है मूल्यांकन होता था, उसकी जगह पर 360 डेवलपमेंट जो है रिपोर्ट कार्ड जो है अब जारी किए जाने हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक मैं इसका ओवरव्यू दिलाता हूँ। तो ये केंद्रीय विद्यालय में उपयोग होने वाला एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, जो है आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जारी किया है। ये क्लास 1 का रिपोर्ट कार्ड है और 2023-24 का। इसमें लिखा क्या है, फाउंडेशनल स्टेज जो 3 से 6 एज ग्रुप के लिए फाउंडेशनल स्टेज है। सीबीएसई ने डिजाइन किया था, जो केवीएस इसको जारी करता है। इसमें जो वो लिखा है ऑल अबाउट मी, और आप देख सकते हैं मैं जल्दी से दिखाऊंगा, माई सेल्फ के बारे में है, फैमिली के बारे में है। अब ये कॉम्पिटेंसी इस तरह की है कि बच्चे ने क्या प्रैक्टिस करना सीख लिया है सेल्फ केयर और हाइजीन के बारे में, तो टर्म 1 यानी पहले हफ्ते में सीख लिया, या तो देखिए यहाँ जो असेसमेंट हो रहा है केवल विषयों का नहीं है। हमें भी बहुत अजीब चीज लग सकती है कि ये क्या चीज है, लेकिन हम ये भी तो सोचें कि हमारे पढ़ाई का उद्देश्य क्या है। क्या केवल मार्क्स लाना? मार्क्स लाने से क्या हमारा ओवरऑल मूल्यांकन हो जाता है? तो यहाँ 360 डिग्री यानी उन वो स्वच्छता, सफाई, वोकेशनल एजुकेशन, साथ साथ में उनका कला, हर चीज का मूल्यांकन उनका होना चाहिए। आगे चल के जिस क्षेत्र में चाहें वो जो है डेवलप कर सकते हैं। जैसे क्या वो शेप, कलर और शेड के बारे में डिफाइन कर पा रहे हैं, ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लीजिए हिंदी में आ गया कितने 40 नंबर, अब क्या पता चल पाया आपको कि कौन कौन सी योग्यता उनको आ गई, कौन सी नहीं? इससे क्या पता चलेगा? हालांकि ये पेपर वर्क है, लेकिन ईमानदारी से इसको पूरा किया जाए तो बच्चे का पता लग पाएगा कि बच्चा जो है किस योग्यता को हासिल कर पाया, किसको नहीं। ताकि हमारा उद्देश्य यही है सिखाना, जो योग्यता उसने नहीं हासिल कर पाई वो हम आगे सिखाना है। यही तो उद्देश्य है शिक्षा व्यवस्था का। आगे ये उद्देश्य थोड़ी कि मार्क्स के आधार पर उन्हें बता देना कि नहीं तुम फेल हो, तुम गधे हो, तुम होशियार हो। तो ये लेबलिंग करना हमारी शिक्षा व्यवस्था का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। तो आई होप जो है आप पूरा समझ गए होंगे कि 360 मतलब हर एक उसके डोमेन का। सी लिखा है, सी मतलब करिकुलर गोल। करिकुलर गोल हमारे 12 निर्धारित किए गए हैं एनसीईआरटी के द्वारा, और 13वां उसी का एक पार्ट है करिकुलर गोल। और इन 13 करिकुलर गोल का ही विकास करना हमारी एनईपी का उद्देश्य है। और इसमें पूरा जो है इन 13 जो हमारे लक्ष्य हैं, करिकुलर गोल हैं, इसमें पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का शामिल हो जाता है। आई होप समझ गए होंगे। यदि आप पढ़ना चाहते हैं इसको कि करिकुलर गोल क्या है, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं, तो आप जरूर पढ़ सकते हैं, एनसीएफ पढ़ सकते हैं, जो हमारे फाउंडेशनल एजुकेशन के लिए जारी किया गया है। आगे देखते हैं एनईपी 2020 के अनुसार प्रारंभिक चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं। इसको इंग्लिश में जरूर एक बार पढ़ लें कि आपकी जो प्रेपरेटरी स्टेज है, आपको अच्छे से पता होगा कि जो प्रेपरेटरी स्टेज है उसमें जो है कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे आते हैं। पहली जो स्टेज कहलाती है आपकी फाउंडेशनल स्टेज। और ये आपकी क्या रहती है, जब बच्चे बाल वाटिका या आंगनबाड़ी में प्रवेश करते हैं तो बाल वाटिका 1 से बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, कक्षा 1 से लेके कक्षा 2, यानी ये जो 5 साल का जो है ये आपकी पढ़ाई है, ये आपकी फाउंडेशनल स्टेज में आती है। और दूसरी ही स्टेज हमारी क्या कहलाती है, आपकी प्रिपरेटरी स्टेज कहलाती है। ये लिखा है जिसको प्रारंभिक चरण भी बोला जाता है, कक्षा 3 से 5। और आपको नियम तो पता है कि अब जो नियम है 5+3+3+4 का नियम है। ये फाउंडेशनल स्टेज का रहेगा, ये प्रिपरेटरी का रहेगा, ये मीडियम का रहेगा, और ये सेकेंडरी एजुकेशन का रहेगा। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। इसको यदि पिक्चर समझना चाहें तो आप यूं समझ सकते हैं कि पहले जो है ऐसा था, मौजूद नहीं है, अब तो ये पुराना हो चुका है। अब हमने नया ढांचा अपना लिया है। ये जो आपके 4 वर्ष लिखे हैं ये आपके 12वीं तक रहेंगे। शुरुआत के 5 वर्ष आपके फाउंडेशन बनेंगे, फिर रहेगा आपका प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज आएगा, फिर सेकेंडरी। और हर एक में जो है पढ़ाने की तरीका अलग है, पढ़ाने की शिक्षण पद्धति अलग रहेगी, क्योंकि बच्चों का लेवल अलग है, मेंटल लेवल अलग है। तो ये हमारा 5+3+3+4 ये नया मॉडल है हमारा शिक्षा का ढांचा है, शिक्षा व्यवस्था का। आगे बढ़ते हैं। एनईपी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की कम संख्या होने का मुख्य कारण क्या है? जो अभी तक क्या है व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करते थे उनकी छात्रों की संख्या क्यों कम हो रही है? तो व्यावसायिक शिक्षा भूतकाल में काफी हद तक 11वीं 12वीं और 8वीं के ड्रॉप आउट छात्रों उसके ऊपर केंद्रित थी। बिल्कुल, पहले जैसे आपका शिक्षा दी जाती थी
तो जैसे आईटीआई भी है तो वो आपकी 10वीं के बाद से करवा दी जाती थी, यानी स्कूल जो है एजुकेशन छूट जाती थी, अब जो है उसको इंटीग्रेट किया गया है। तो इसी कारण छात्र ड्रॉप आउट हो जाते थे। व्यवसायिक विषयों को अक्सर चुने हुए व्यवसाय को जारी रखने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित मार्ग नहीं होते थे, तो ये भी एक कारण है। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अवसर की कमी के कारण ऊर्ध्वाधर गतिशीलता कम है, मतलब व्यवसायिक का पाठ्यक्रम में आगे चल के उन्हें पता ही नहीं है कि किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, उनके अवसर कम हो जाते थे, इसलिए लोग जो है कम इंटरेस्ट लेते थे व्यवसायिक एजुकेशन में। तो ये चारों इसके सही उत्तर हैं। एक आरंभकर्ता के रूप में नेतृत्वकर्ता की भूमिका क्या होती है? ये लीडरशिप टॉपिक का क्वेश्चन है। लीडर मतलब होता है एक विद्यालय का कोई एक शिक्षक कह सकते हैं, या उसका जो हेड मास्टर है, या विद्यालय में यदि प्रिंसिपल है तो वो आप उसका स्कूल लीडर है। स्कूल लीडर एज अ इनिशिएटर मतलब कोई कार्य आरंभ करना। तो आरंभ करना के रूप में क्या भूमिका रहती है? आरंभकर्ता के रूप में नेतृत्वकर्ता की नीतियों और योजनाओं का कार्य आरंभ करना। तो यही आप समझ गए होंगे, शब्द से ही स्पष्ट है कि आरंभकर्ता के रूप में आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अधीनस्थों की समस्याएं सुनना, तो ये तो काम है, लेकिन एक इनिशिएटर के रूप में लीडर की ये क्वालिटी नहीं है। इनिशिएटर के रूप में जो है क्वालिटी आपकी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही से एक्सप्लेन करता है। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय विकास योजना, तो स्कूल डेवलपमेंट आपको प्लान पता है कि पहले ही बना लिया जाता है 1 साल का। स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो है कौन सा सही नहीं है इसके बारे में। विद्यालय में शिक्षण अधिगम में सुधार करना है, तो बिल्कुल इससे होता है। दिन प्रतिदिन की समस्याएं निपटने में मदद करता है, तो बिल्कुल सही है। कौन सा नहीं है पूछा है। ऊर्जा और समय का अधिक उपयोग करने में मदद है, तो बिल्कुल सही है। ये तूने उत्तर सही है, तीनों उत्तर। प्रश्न था कि कौन सा नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर 4 है कि इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी इसमें से गलत नहीं है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे देखते हैं। शिक्षण के पहले कुछ वर्षों या किसी विशेष स्कूल में प्रथम वर्ष के दौरान प्रशिक्षण या सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक बार इंग्लिश भी आपको समझना है। ट्रेनिंग सपोर्ट ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ टीचिंग। यदि आप टीचर जब बनेंगे, पहले साल जब टीचिंग करने जाएंगे, तो शुरुआत में आपकी एक ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग को किस नाम से जाना जाता है? उसको आपको इंडक्शन ट्रेनिंग कहा जाता है। ये प्रेरण जो है आपकी ट्रेनिंग कही जाती है। या आपको जो शिक्षक होंगे वो तो अच्छे से जानते होंगे, आपके घर में कोई होंगे तो उनको पता होगा कि इंडक्शन ट्रेनिंग कराई जाती है जब आप किसी स्कूल में पढ़ाने जाएंगे। तो इससे क्या है, आपका ओवरव्यू एक रिवीजन कराया जाता है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह के सब्जेक्ट को पढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं। समुदाय संचालक के संदर्भ में कम्युनिटी एक मोबिलाइजर है, वो कोई भी हो सकता है, एक शिक्षक हो सकता है, पेरेंट हो सकता है। तो कौन सा कथन सही है? समुदाय संचालक एक ऐसा व्यक्ति है जो सामुदायिक भागीदारी बढ़ाता है, पार्टिसिपेशन बढ़ाता है, एक्टिविटी गतिविधि में हो चाहे समाज में कोई गतिविधि हो। एक शिक्षक एक प्रभावी सामुदायिक संचालक हो सकता है, और वह बच्चों के अधिगम और उपलब्धि को बढ़ाने के लिए संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकता है। तो ये दोनों ही उत्तर आपके सही हैं। देखिए इसमें ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये जो है दोनों इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे। चिंतनशील व्यवसायी जो है के रूप में नेता के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? तो एक चिंतनशील व्यवसायी के रूप में नेता के लिए जो है क्या आवश्यक है? इसमें से आत्म जागरूकता होनी चाहिए, ध्यानपूर्वक अवलोकन, लचीली प्रतिक्रिया, उपयुक्त सभी। तो ये सही। कई बार आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता है, फिर भी आप जो है ऑप्शन के आधार पर सही उत्तर तक आप पहुंच जाते हैं। तो ये उसी प्रकृति का आपका ये क्वेश्चन था। लीडर की बात की गई है। लीडर, और लीडर का मतलब वही नहीं होता है केवल जो चुनाव लड़ते हैं, कोई भी लीडर हो सकता है जिसमें नेतृत्व करने का गुण होता है। आगे देखते हैं। बाधाओं की पहचान कर उन पर काबू पाना किसमें योगदान देता है? यदि हमने स्कूल में कोई ऑब्स्टेकल्स को पहचान लिया है, बाधाओं को पहचान लिया है, और हम उसमें वो योगदान दे रहे हैं, किसमें योगदान देंगे? विद्यालय के विकास में, आकलन में, पृष्ठभूमि में, नेतृत्व में। तो इसमें से जो पहला वर्ड है विद्यालय का विकास, ये सब को कवर करता है ये वाला शब्द। तो इनसे जो है, जैसे ये सारी बाकी शब्द हैं और ये बड़ा शब्द क्या हो गया, विद्यालय का विकास, इन सब में ये कवर हो रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक अवधि के लिए शिक्षकों के साथ साथ प्रत्येक कक्षा विषयों के वितरण को दर्शाती है।
आपको पता होगा ये जो टाइम टेबल है बहुत तरह के होते हैं। एक होता है जैसे जनरली क्या उपयोग में होता है, आपको पता होगा टीचर टाइम टेबल एक मिलता है जो शिक्षकों को मिलता है, उसमें पता रहता है कौन से शिक्षक कहाँ पढ़ाएंगे। एक बनता है आपका क्लास टाइम टेबल, हर एक कक्षा में चिपका होगा, उसमें विषयवार जो है बताया गया होगा कि कौन सा विषय कौन सा शिक्षक पढ़ाएगा, कब पीरियड लगेगा। तो क्या है, शिक्षकों के साथ साथ प्रत्येक विषयों का वितरण दर्शाती है, तो वह कहलाती है आपकी क्लास टाइम टेबल। तो ये देखिए एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था। थोड़ा सा आप रियलिटी में जाएंगे, थोड़ा अनुभव करेंगे खुद को एज अ शिक्षक, तो जो है आप सही उत्तर तक बिल्कुल पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले एक खाली स्थान था कि किसके साथ साझेदारी बनाकर स्कूलों को आईटी संबंधित सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। आईटी मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तकनीकी ज्ञान। किससे हम जो है स्कूल किससे साझेदारी कर सकता है, तो इंडस्ट्री से संबंधित। तो ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये कहा जाता है कि आपका विद्यालय है, उसके आसपास आपका कोई तकनीकी केंद्र है, तकनीकी केंद्र है या स्किल डेवलपमेंट है, तो आपके बच्चे यदि वहां जाते हैं, टूर में ले जा सकते हैं जिससे बच्चे को सीख सकते हैं। वहां से कोई आपका विशेषज्ञ आ सकता है जो आपके बच्चों को सिखा सकता है। इवन ये भी इसमें एनईपी में कहा गया है कि आपके विद्यालय से कोई शिक्षक जो है उस सेंटर में कुछ दिनों के लिए डिप्यूट किया जा सकता है, जिससे वहां से वो बहुत सारी चीजें सीख कर आए और बाद में अपने बच्चों को जो है वो सिखाए। तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं। तो स्कूल इंडस्ट्री डेवलपमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो पीटीए, पीटीए आपको अच्छे से पता होगा स्कूल में होती है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है, यानी छात्र जो आपका अभिभावक और शिक्षक का संघ है, मतलब दोनों जो है जहां पर अपने विचारों को बोल सकते हैं, पेरेंट्स भी अपने जो है। तो जो आपका अभिभावक और शिक्षक संघ है, इसका मतलब यही होता है कि शिक्षक और अभिभावक जो मीटिंग होती है उसमें शिक्षक जो है अपने अभिभावकों को बताते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में, अभिभावक भी क्या बोलते हैं अपने जो है बच्चे के बारे में कि घरेलू में घर में किस तरह से वो पढ़ाई करता है। तो ये एक प्रकार का संघ कहलाता है। तो ये क्यों उपयोगी है, क्योंकि विद्यालय कार्य पद्धति में सुधार के लिए अभिभावक शामिल होते हैं, विद्यालय छात्र संबंधित सभी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए है, या अभिभावकों से कुछ वित्त एकत्रित करने के लिए है, या विद्यार्थियों को नियंत्रण में रखने के लिए है। तो ये क्यों आवश्यक है, तो इसका जो सही उत्तर यही है कि विद्यालय कार्य पद्धति में सुधार के लिए जो है अभिभावक शामिल होते हैं। तो ये जो है ये बिल्कुल जो है जरूरी है। आपका पता होगा स्कूल की वो एक और कहलाती है, कमेटी कहलाती है विद्यालय विकास समिति, उसमें भी अभिभावकों को रखा जाता है। तो ये जो है कार्य पद्धति में सुधार के लिए। वहीं यदि ये बात करें विद्यालय छात्र संबंधी समस्याएं, तो इसके लिए तो आपकी पीटीएम है ही, इसके लिए अलग नाम है पीटीएम है। लेकिन संगठन क्या करता है, वो आपके जो है विद्यालय की जो कार्य पद्धति है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि कार्य पद्धति इन सब में सुधार होगा, बाकी चीजें भी अपने आप सही हो जाती हैं। आगे देखते हैं। आप छात्रों को खाद्य विष बाधा, मतलब फूड पॉइजनिंग बच्चों को होती है, उससे कैसे बचा सकते हैं, तो हम टेस्ट कर सकते हैं, ये भी ठीक तरीका है। खाद्य एलर्जी के बारे में पूछ करके, या स्वस्थ भोजन। सबसे सही इसका उत्तर यही है कि हम उनको हेल्दी फूड देंगे बच्चों को, जिससे क्या होगी, फूड पॉइजनिंग की जो है समस्या जो है रुक सही हो जाती है। क्योंकि अक्सर सरकारी स्कूलों में या कहीं भी स्कूल में जहां आपका मिड डे मील मिलता है, वहां ये देखा जाता है कि कभी कभी यदि अ, ध्यान नहीं दिया जाता है तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है बच्चों की। यानी कई बार पुराना रखा हुआ जो खाना रहता है या अनाज है, वो खराब क्वालिटी का जो है पहुंच जाता है बच्चों के शरीर में, तो फूड पॉइजनिंग जो है ये एक उसका रिजल्ट बनता है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए, रोल ऑफ अ टीचर। और आप यकीन मानिए ये जो है टॉपिक, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक भी जुड़ने वाले हैं कि स्कूल लीडर है, आपका इनिशिएटर है, इस तरह के जो वर्ड हैं आपके जुड़ने वाले हैं सिलेबस में। इस शिक्षक की जो भूमिकाएं स्कूल में क्या क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट वैसे भी है, आपका नहीं भी जुड़ेगा तो भी इम्पोर्टेंट तो है ही। शिक्षक की भूमिका कौन सा कथन सही है, तो शिक्षक को आलोचक ही होना चाहिए। कहीं भी देखो ओनली वर्ड आता है तो हमेशा हम गलत ही मानते हैं, क्योंकि केवल एक विशेषता नहीं होती है शिक्षक की कि केवल आलोचक ही होना चाहिए। अच्छे छात्रों का पक्ष लेना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, यह सही है कि शिक्षक की भूमिका जो है
एक मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, दूरी बना करके तो नहीं रखनी चाहिए। पहले होता था 90s या अभी काफी समय पहले कि एक बहुत बड़ा डिस्टेंस रहता था छात्रों और आपके शिक्षक के रूप में, वो डरते थे बात करने से भी। लेकिन अब जो है धीरे धीरे समय बदल रहा है, शिक्षक जो हैं और बच्चे भी एक मित्रवत व्यवहार करते हैं और एक डिस्टेंस भी हल्की मेंटेन करके रखते हैं जितनी आवश्यक है। तो छात्रों से मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चे जो हैं अपने मन की बातें जो है शिक्षक से बोल पाएंगे और जो है और भी चीजें जो है पढ़ाने में जो भी है शिक्षक को हेल्प मिलेगी बच्चे का स्तर पहचानने में। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आरटी 2009 की बात की गई है, राइट टू एजुकेशन, ये भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमारे लिए तो पॉलिसी है एक, तो इम्पोर्टेंट तो है ही। तो क्या प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षण योजना विकास या वस्तु के निष्पादन के लिए शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के लिए सही नहीं है? कुल मिला के आप इतना मानिए कि आरटी 2009 के लिए क्या सही नहीं है, इतना आप सोचिए। तो बाल सुलभ बाल केंद्रित कक्षाओं से परिचित होना, स्कूल भेजने के लिए माता पिता को प्रेरित करने के लिए परिवारों का दौरा करना, शिक्षक केंद्रित कक्षा की प्रक्रियाओं से परिचित होना, तो यही इसका गलत उत्तर हो गया। कई बार बड़े प्रश्न रहते हैं लेकिन कई बार आपको ऑप्शन पढ़ने से ही एक उसमें लूप दिख जाता है कि हाँ ये गलत उत्तर है। यहाँ जहाँ शिक्षक केंद्रित की कहीं बात आती है तो वही समझ लीजिए वही उत्तर आपका गलत है। पूछा क्या कि कौन सा गलत है, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित यहाँ होना चाहिए था। आगे जो है आपका बच्चों को मुख्य धारा बनाने के लिए कदम जो है उठाना, ये भी आपका सही है। ऑप्शन क्या है आपका सी जो थर्ड है, क्योंकि प्रश्न था कि कौन सा गलत है आरटी के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पाठ्यचर्या विकास की क्या आवश्यकता होती है? जैसे एक होता है पाठ्यक्रम सिलेबस और एक होती है पाठ्यचर्या, तो इस प्रकार का संबंध है। पाठ्यक्रम केवल विषय से संबंधित होगा, पाठ्यचर्या पूरे विद्यालय की सभी प्रकार की जो गतिविधियां हैं, सभी प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं गतिविधियां, वो सभी शामिल हो जाती हैं किसमें? पाठ्यचर्या में। सिलेबस भी उसमें समाहित है। आवश्यकता क्या होती है पाठ्यचर्या विकास की? एनसीईआरटी जो जारी करता है आपका करिकुलम, तो पुराने पाठ्यक्रम को बदलना, नई प्रथाओं को लागू करना। केवल केवल इतना तो उद्देश्य नहीं होगा कि हमें बस बदलना है इसीलिए बदलना है, ये नहीं होगा इसका। शिक्षा आयोगों द्वारा मानदंडों का पालन करना, छात्रों की रोजगार योग्यता वैश्विक मानकों को पूरा करना, तो ये जो है पॉजिटिव आंसर लग रहे हैं। चौथा है बदलते समाज की आवश्यकताओं को जानना और सतत विकास के लिए शिक्षा प्रदान करना। सबसे सही जो उत्तर जो है आपका यही उत्तर हो जाता है। जैसे जैसे समाज बदलता है उसकी नीड बदलती बदलती है, शिक्षा के नए स्तर बदलते हैं, तो जो है हमें पाठ्यचर्या का भी जो है बदलाव या वस्तु डेवलपमेंट करने की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ जो 2005 है अनुशंसा करता है कि शिक्षक को अधिकतम किस पर महत्व देना चाहिए? तो पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर देने में, तो ये तो नहीं है। वैज्ञानिक शब्दों को याद करने में, इसका जो सही उत्तर है कि स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए। आपको देखो एनसीएफ 2005 आपने नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी आप उत्तर दे पा रहे हैं क्योंकि आपको लगभग सारी चीजें पता है, कोई गलत चीज लिखेगा नहीं एनसीएफ 2005, इसलिए आपको सही उत्तर तक आप पहुंच पा रहे हैं कि कक्षा अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में जो है महत्व देना चाहिए शिक्षण में। परीक्षाओं में छात्रों का प्रदर्शन सुधार, केवल ये उद्देश्य नहीं है आपका एनईपी 2005 में। अगला है हमारा आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। आपको एफएलएन बहुत अच्छे से पता होगा। इसका 2025 था शुरुआती उद्देश्य कि हमें बच्चों में लिटरेसी और न्यूमरेसी के स्तर पर दक्षताएं हासिल कर लेनी है कक्षा 5 तक और कक्षा 3 तक, दो उद्देश्य रखे गए थे। तो किस पर अधिक ध्यान दिया जाएगा? पढ़ना लिखना बोलना गिनती अंगणित गणितीय चिंतन। तो ये सारे जो ऑप्शन है आपके या तो भाषा से संबंधित हैं या संबंधित हैं गणित से, और यही हमारा जोर देता है किसमें? साक्षरता और संख्यात्मकता पर। आपका जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है कि उपरोक्त सभी जो है इस प्रश्न के सही आंसर हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो परीक्षा के लिए पढ़ना बिल्कुल गलत है। स्मरण आधारित शिक्षा, रूट लर्निंग को तो उसने बिल्कुल बंद कर दिया है। अभ्यास ड्रिल, तो हाँ ये उत्तर हो सकता है कि अभ्यास और ड्रिल पर अधिक महत्व दिया है और यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी है। तो परीक्षा में यदि इस तरह से प्रश्न आता है, एक से ज्यादा उत्तर है,
दोनों उसके सही मानते हैं। यदि आप 3 भी करेंगे तो भी उत्तर नंबर मिलेगा, 4 करते हैं तो भी आंसर मिलेगा। तो यदि और भी इसको डिटेल में जाएगा कि ऑप्शन यदि ये होता है इसमें कि 3 और 4 दोनों, तो ये विकल्प आपका जो है इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाता। आज की वीडियो का जो है अगला प्रश्न है, पाठचर्या का क्या अर्थ है? देखिए वही प्रश्न जो है आपके घुमा घुमा के आ रहे हैं, बस यही हमें परीक्षा पैटर्न समझना है कि हम हर तरीके से प्रश्नों को प्रैक्टिस इस तरह से हमारी हो जानी चाहिए, परीक्षाओं में हम बिल्कुल सही उत्तर तक पहुंच जाएं। यही हमारा उद्देश्य है। पाठचर्या क्या होती है? विभिन्न अवधारणाएं, स्कूल की गतिविधि और अनुभव, प्रयुक्त सभी। तो इसमें आपको पता होगा कि विषय वस्तु शामिल है, अवधारणाएं शामिल हैं और समस्त जो गतिविधि है सब कुछ शामिल रहता है। उपरोक्त सभी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, शिक्षा जो कौन सी शिक्षा जो है एक क्षेत्र है जो अध्यापन, विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और निर्देशन प्रारूप पर केंद्रित है। अच्छे से आपको पढ़ना है जिससे आपको अच्छे से समझ में आता है। जल्दी पढ़ेंगे तो सही समझ में नहीं आता है। जिसका उद्देश्य उन छात्रों को शिक्षा देना है जो शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं है। कोई बच्चा प्रेजेंट नहीं हो सकता है क्लासरूम में शारीरिक रूप से, उसके लिए एक शिक्षा की पद्धति बनाई गई है। क्या है वो? दूरस्थ शिक्षा। ये आपको सबको पता होगा, आप लोग ने कोर्स भी करे होंगे कि आप कोई जैसे रेगुलर कहीं टीचिंग कर रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, आप नहीं जा सकते हैं रेगुलर कक्षा, तो आपने क्या कर लिया? डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स कर लिया, क्योंकि आप फिजिकल रूप से उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनईपी, एनसीएफ या हमारी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो रखे हैं, और आई होप जो है जरूर पसंद आई होगी। आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे या नए क्वेश्चन आपको मिले होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।